लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? ईएमआई खत्म हो गया था। एसी कहाँ तक पढ़ लिया था आपने? सब पावर तक पढ़ दिया। पावर इन एसी करंट। पावर पढ़ लिया था, VRMS IRMS cos फाई यहाँ तक पढ़ लिया था। यस। अभी हमने सीरीज LCR सर्किट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? LCR नहीं पढ़ा था। LR पढ़ लिया था यस सर। और RC पढ़ लिया था, राइट? सर सीरीज एलसीआर भी पढ़ लिया था। सीरीज LCR पढ़ लिया था। यस सर। Z निकाल लिया था उसका। यस सर। क्या आया था Z? √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। वो पढ़ा दिया था मैंने। और एवरेज पावर बताती थी, हाँ है ना? यस सर। और इम्पीडेंस डायग्राम बता दिया था कि Z निकालने का सिंपल सा ट्रिक क्या होता है। यस सर। यस सर। ठीक है, मतलब हमने सीरीज LCR तक तो पढ़ लिया है। क्या अभी हमने रेजोनेंस के बारे में बात करी थी? यस सर। रेजोनेंस बता दिया था आपको क्या होता है? यस सर। क्या कंडीशन होती है रेजोनेंस की? जिसमें वोल्टेज और करंट सेम फेस में आ जाती है। लास्ट हेडिंग बता दो कि लास्ट हेडिंग ये पढ़ी थी हमने, अगर आपको याद है तो। सर लास्ट में आपने ये पावर ही बताया था। अच्छा, पावर ही बताया था, राइट? यस सर। अच्छा, और रेजोनेंस की बात है। पावर का हमने दो फॉर्मूले बताए थे, एक तो VREMS RIRMS cos फाई और दूसरा IRMS स्क्वायर इंटू R। याद आ रहा है? यस सर। और रेजोनेंस पे क्या क्या होता है वो भी बता दिया था, याद है? यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार वापस से बात कर लेते हैं रेजोनेंस की। Z तो आई होप अब आपको सारे सर्किट्स के याद आ गए होंगे, याद है? यस सर। ठीक है, देखिए रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट्स की अब हम लोग बातें कर रहे हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसा था कि एक L था, एक R था, देन एक C था। ये एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स था, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, जिसकी पीक वैल्यू V0 थी। ये L, ये R और ये C। इसमें जाने वाला करंट सेम था, हमने माना था करंट तीनों में सेम है। और आपको ये बताया था कि जब हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो फेजर डायग्राम में हम लोग पीक वैल्यूज यूज करते हैं सिर्फ, या फिर RMS वैल्यूज यूज करते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हर टाइम पे वैल्यूज चेंज हो रही है, वो फेजर में यूज नहीं होती है। तो पीक वैल्यू यूज होगी या क्या यूज होगी? RMS वैल्यू। तो अगर मैं देखूं तो इन तीनों में करंट सेम है, तो करंट का फेजर मैंने ये बना दिया, I0 इज द मैक्सिमम करंट, पीक वैल्यू मान लिया, करंट की पीक वैल्यू। अब वोल्टेज की बात करूं तो VR इसके साथ आ जाएगा, VC नीचे आ जाएगा क्योंकि कैपेसिटर में करंट 90 आगे होता है, और VL 90 आगे आ जाएगा। ये याद आ रहा है? यस सर। नाउ ये वोल्टेज की पीक वैल्यू है, ये भी वोल्टेज की पीक वैल्यू है, ये भी वोल्टेज की पीक वैल्यू है। याद रखना, मैं जो फेजर डायग्राम बना रहा हूं ये पीक वैल्यू पे बना रहा हूं। तो जो पीक वैल्यू है करंट की, मैंने कितनी मानी है? वो मैंने मानी है I0। तो VL कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा I0 XL, ये हो जाएगा I0 XC, और VR तो I0 R है ही है। और हमने कंडीशन बनाई थी कि अगर नेट वोल्टेज और नेट करंट सेम फेज में आ जाए, नेट वोल्टेज और नेट करंट सेम फेज में आ जाए, सेम फेज का मतलब जो फेज डिफरेंस है वो 0 हो जाए, इसको रेजोनेंस कहते हैं। तो रेजोनेंस के लिए क्या जरूरी है? ये वाला VL वेक्टर और ये वाला वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यही नेट वोल्टेज बनेगा जो कि करंट के साथ सेम फेज में आ जाएगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या दिख रही है कि VL शुड बी इक्वल टू VC, VL शुड बी इक्वल टू EC। अगर आप करेंगे इसका मतलब हो जाएगा I0 XL शुड बी इक्वल टू I0 XC, ये कैंसिल कर देंगे तो XL बराबर XC आ जाएगा। XL बराबर XC का मतलब हो जाता है ओमेगा L शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। दिस गिव्स यू ओमेगा एज 1 बाय रूट LC। सोर्स की इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस
होगी सीरीज एलसीआर सर्किट्स में। बोलिए बात समझ में आती है कि नहीं आती? यस सर। एक तो ये बात हुई। अच्छा, दूसरी चीज हमको ये भी पता है कि सीरीज एलसीआर सर्किट का जो Z होता है, Z वो होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। लेकिन रेजोनेंस पर जो Z आएगा वो आएगा सिर्फ R के बराबर। क्यों R के बराबर? क्योंकि बेटा एक्सएल एक्सी बराबर है तो ये टर्म कट जाएगी, R का स्क्वायर का रूट लोगे तो सिर्फ R आ जाएगा, और ये Z की मिनिमम वैल्यू होगी। यानी कि सर्किट का जो इंपिडेंस है या रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होगा। अगली बात, अगर सर्किट का IRMS करंट मुझे लिखना है तो उसको लिखने का डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे पास VRMS बाई Z। ये RMS के लिए भी ट्रू है और पीक वैल्यू के लिए भी ट्रू है। तो अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं तो रेजोनेंस पे क्या हो रहा है? VRMS जो Z है वो मिनिमम है और R के बराबर है। इसका मतलब मुझे RMS करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, यानी कि रेजोनेंस पे रेजिस्टेंस मिनिमम है और करंट मैक्सिमम है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। और देखते हैं और क्या कह सकते हैं हम लोग। और हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग एवरेज पावर की बात करें तो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है IRMS का स्क्वायर इनटू R। तो रेजोनेंस पर क्योंकि IRMS मैक्सिमम है मुझे दिख रहा है, तो अब जो पावर होगी वो होगी IRMS की मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर इनटू R, यानी कि एवरेज पावर की भी मैक्सिमम वैल्यू हमको मिल जाएगी। दिस इज द मैक्सिमम पावर जो हमें रेजोनेंस पर मिलेगी, पावर भी मैक्सिमम हो जाएगी। आई होप इसमें भी कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं, अगर कोई हमसे पूछे कि रेजोनेंस होता क्या है तो आप बोलोगे कि सर रेजोनेंस पे वोल्टेज और करंट सेम फेज में आ जाते हैं, एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है, इंपिडेंस मिनिमम हो जाता है, करंट मैक्सिमम हो जाता है और एवरेज पावर मैक्सिमम हो जाती है। पर ये सारी चीजें रेजोनेंस की डेफिनेशन नहीं है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या है, मतलब रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, तो याद रखना एक्सएल बराबर एक्सी भी रेजोनेंस की कंडीशन नहीं होती है। एक्सएल बराबर एक्सी रेजोनेंस की कंडीशन है सिर्फ सीरीज सर्किट में। रेजोनेंस की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ ये है, फर्स्ट पॉइंट। बाकी सारी चीजें इसकी वजह से आ रही हैं। मतलब नेट वोल्टेज और नेट करंट अगर फेज में आएगा उसको रेजोनेंस बोलेंगे हर प्रकार के सर्किट में। अब यहां पर नेट वोल्टेज और नेट करंट को सेम फेज में लाने के लिए ये कंडीशन ट्रू है तो ये रेजोनेंस की कंडीशन हो गई। हो सकता है कहीं कोई और कंडीशन बन रही हो तो आप उसको रेजोनेंस की कंडीशन बोलोगे। ये हमेशा रेजोनेंस नहीं होता है, ना ही इस फ्रीक्वेंसी पे हमेशा रेजोनेंस आता है। ये सिर्फ सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए है, याद रखना इस बात को। रेजोनेंस की डेफिनेशन सिर्फ ये है कि नेट वोल्टेज और नेट करंट सेम फेज में होने चाहिए, दैट्स इट। क्या इतनी बात समझ में आएगी? यस सर। अब अगर मैं ग्राफिकली बात करूं थोड़ा सा रेजोनेंस के बारे में, थोड़ा सा ग्राफिकली सीखूं सोचूं, तो देखो मुझे क्या दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि जो Z होता है जनरल, जो जनरल Z होता है सीरीज एलसीआर सर्किट का, वो होता है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये रेजोनेंस का Z नहीं है, ये जनरल Z है। रेजोनेंस पे तो ये दोनों टर्म कट जाएंगे, सिर्फ R बचेगा, मिनिमम Z होगा। अगर आप इस Z का ग्राफ बनाएंगे ओमेगा के साथ तो ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और बहुत क्लियरली ये ग्राफ बता रहा है कि ये वाला जो ओमेगा है, इस ओमेगा पे हमको Z की मिल रही है मिनिमम वैल्यू। यही हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा रेजोनेंस, विच इज 1/√LC, जहां पर रेजोनेंस आ रहा है सीरीज एलसीआर सर्किट में। सिमिलरली अगर मैं जनरल IRMS करंट लिखूं, जनरल IRMS करंट, मैक्सिमम नहीं लिख रहा हूं, मैक्सिमम तो रेजोनेंस पे आता है, हो जाएगा VRMS अपॉन Z, और Z की जगह मैंने फिर से लिख दिया तो अगर मैं IRMS करंट और ओमेगा का ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ इसका जस्ट उल्टा बनेगा। और आपको फिर से दिख रहा होगा कि सर ये वो ओमेगा है, ओमेगा रेजोनेंस विच इज 1/√LC, जिस पर IRMS करंट की मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, यानी कि दिस इज IRMS मैक्स। क्या यहां तक बात समझ में आती है?
यस सर। ठीक है, आगे देखिए। ओमेगा IRMS, ये जो ग्राफ बन रहा है सीरीज LCR सर्किट के लिए वो ऐसा है, ये ओमेगा रेजोनेंस है और यहां पर IRMS की हमको मिल रही है मैक्सिमम वैल्यू। इसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक काम करिए, यहां पर एक करंट इमेजिन करिए, एक RMS करंट इमेजिन करिए जो कि अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स है। यहां का जो RMS करंट है वो मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स है। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर क्या होगा, अगर यहां पर मैं एवरेज पावर निकालूंगा तो वो एवरेज पावर आएगी IRMS का स्क्वायर इंटू आर, और जो IRMS है वो है कितना, वो है IRMS की मैक्सिमम वैल्यू बाई √2 का स्क्वायर इंटू आर, यानी कि ये दे देगा मुझे IRMS की मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर इंटू आर बाई 2। आई होप आपको दिख रहा होगा, इसमें से जो ये टर्म लिखी हुई है क्या ये मैक्सिमम पावर है? यस सर। So this is P average maximum by 2, यानी कि जिस करंट की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि जहां पर RMS करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का √2 टाइम्स है, 1/√2 टाइम्स, वहां पर जो पावर आ रही है वो मैक्सिमम की आधी आ रही है। मैक्सिमम की क्या आ रही है? आधी आ रही है। अगला सवाल, ये जो करंट है, ये वाला करंट, ये 1 ओमेगा पे आ रहा है कि 2 ओमेगा पे आ रहा है? 2 पर। 1 ओमेगा ये और 1 ओमेगा ये, इसको बोला ओमेगा लोअर, इसको बोला ओमेगा हायर। ये ओमेगा रेजोनेंस से बड़ा है इसलिए ओमेगा हायर, ये ओमेगा रेजोनेंस से छोटा है इसको बोला ओमेगा लोअर। इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को बोला जाता है हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। और आपको खुद से समझ में आ गया होगा कि हाफ पावर क्यों बोला गया है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं क्यों बोला गया है, क्योंकि इन फ्रीक्वेंसीज पे याद रखिएगा हाफ पावर नॉट हाफ करंट, हाफ करंट नहीं है, हाफ पावर है। इन दोनों फ्रीक्वेंसीज पे जो करंट है वो मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स है, लेकिन जो पावर है वो मैक्सिमम की आधी है, इसीलिए हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज नाम हमने दे दिया है। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस ये डेल्टा ओमेगा, विच इज ग्राफ से दिख रहा है, विच इज व्हाट, ओमेगा H माइनस ओमेगा L, इन दोनों का जो डिफरेंस है याद रखिएगा इसको बोला जाता है बैंडविड्थ। इसको कहते हैं हम सीरीज LCR सर्किट की बैंडविड्थ। तो हमको ये बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि कितनी इसकी बैंडविड्थ आएगी। तो कैलकुलेशन ऑफ बैंडविड्थ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एट द एंड आपको वैल्यू याद रखनी है, बट देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कैलकुलेशन ऑफ बैंडविड्थ, ठीक है। देखो, at half power frequencies, at half power frequencies जो करंट है IRMS वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का √2 है। बोलो सही बात है, मानते हो इस बात को? यस। अब बताओ IRMS करंट को कैसे लिखा जा सकता है? हाउ कैन यू राइट दिस IRMS? इन जनरल आई कैन राइट IRMS एज VRMS अपॉन Z, जबकि मैक्सिमम वैल्यू आई कैन राइट एज VRMS अपॉन R, क्योंकि जब आप IRMS की मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं तो Z की मिनिमम वैल्यू लेंगे। रेजोनेंस वाली बात हो रही है बेसिकली, IRMS मैक्सिमम रेजोनेंस पे होता है, रेजोनेंस पे तो Z सिर्फ R के बराबर होता है अपॉन ये √2। ये कट गया, यानी कि कुल मिला के कंडीशन आई Z बराबर R√2, यानी कि अगर इस Z बराबर R√2 को मैं सॉल्व कर लूं तो मुझको ओमेगा की वैल्यूज मिल जाएंगी। कैसे सॉल्व होगा? Z क्या होता है भैया? Z होता है √R² प्लस ओमेगा L -1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर, या चलो इसको भी ऐसे लिख दो,
सिंप्लीफाई करके लिख लो, इज इक्वल टू r√2, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो मुझे मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r²। यहां से मुझे मिल गया एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r², और इससे मुझे मिल गया एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर। याद रखिएगा जब रूट लेंगे तो प्लस माइनस लेना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया कि सर एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक बार प्लस आर लेके एक बार माइनस आर लेके ओमेगा की वैल्यूज आ जाएंगी। समझ में आ रही बात? यस सर। और अगर ओमेगा की वैल्यूज आ गई तो ओमेगा की वैल्यूज ओमेगा एच और ओमेगा एल निकालने के बाद उनका डिफरेंस ले लूंगा अगर मैं, तो मुझे बैंडविड्थ मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कंडीशन आई है एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर। तो मैं सॉल्व करता हूं, पहले मैं प्लस आर ले लेता हूं, एक्सएल माइनस एक्सी बराबर आर ले लेता हूं। ठीक है, देखो इसका मतलब हो गया ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू आर। एलसीएम ले लो, तुमको मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन ओमेगा सी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर सी। इसको इधर लाके आप ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस आर सी ओमेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ओमेगा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स लिखे जा सकते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। इस प्लस और इस माइनस में से सोच के बताइए कौन सा साइन आपको नहीं लेना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा? माइनस। माइनस नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्यों? क्यों? देखो इधर ध्यान से देखो, ये जो टर्म लिखी हुई है ये आरसी से बड़ी है कि नहीं है? यस सर। देखो यार, आरसी का स्क्वायर करके उसमें कुछ ऐड करके तुमने उसका रूट लिया है तो ये आरसी से बड़ा आएगा। यस सर। अगर तुमने यहाँ माइनस ले लिया तो ये है आरसी, माइनस लोगे और ये आरसी से बड़ी वैल्यू तो ओमेगा नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। ओमेगा नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो ओमेगा नेगेटिव अगर हो नहीं सकता है तो इसमें से हम माइनस ले नहीं सकते हैं। तो हमारे पास एक ओमेगा की वैल्यू आ गई आरसी प्लस रूट ओवर आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4lc अपॉन 2lc। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। अगला सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करो, एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू माइनस आर। तो कोई फर्क नहीं आने वाला, इधर देखो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का आर ओमेगा सी। जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो अब जो क्वाड्रेटिक बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी। कुछ नहीं होगा, बस यहां पर माइनस की जगह यहां पर प्लस आ जाएगा। रूट्स लिखो इसके, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन 2a। अब तो बहुत ही क्लियरली साफ साफ दिख रहा है कि सर माइनस साइन तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये टर्म भी नेगेटिव है, ये माइनस ले लिया तो नेगेटिव 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 ही बन जाएगा, तब तो ओमेगा का कोई सेंस ही नहीं बनता। यानी कि यहां से जो ओमेगा मेरे पास आया वो आया माइनस आर प्लस रूट ओवर आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4lc अपॉन 2lc। क्या मेरे पास ओमेगा की दो वैल्यूज आ गई हैं? यस सर। ध्यान से बताइए कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी? सर दूसरी वाली बड़ी है। ये वाली बड़ी है? नो सर, छोटी ये छोटी रूट छोटी। वाली टर्म दोनों में सेम है, ये टर्म दोनों में सेम है, इसमें आरसी प्लस से है, इसमें आरसी माइनस से। कौन सी छोटी? दूसरी वाली छोटी। तो ये ओमेगा लोअर होगी, ये वाली बड़ी है तो ये ओमेगा हायर होगी। मानते हो? यस सर। बैंडविड्थ कैसे निकलेगी? बैंडविड्थ हमको निकालनी थी, तो बैंडविड्थ जो हमको निकालनी है डेल्टा ओमेगा विच इज ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल। तो थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, इस टर्म में से जब इस टर्म को माइनस करने जाओगे तो 2lc तो एलसीएम आ जाएगा। आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब जब माइनस करोगे तो यहाँ आरसी है, यहाँ माइनस का आरसी है, लेकिन जब माइनस करोगे तो ये टर्म तो ऐड हो जाएगी, 2rc बन जाएगा। और ये जो रूट वाली टर्म है और ये रूट वाली टर्म है दोनों में सेम है, माइनस करोगे कट जाएगी। समझ आई? यस सर। 2c कट गया,
बैंडविड्थ आ गई R/L, याद होना चाहिए। सीरीज LCR सर्किट की जो बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ मतलब हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस होता है वो R/L होता है। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। ठीक है। एक अंतिम चीज जो आपसे AC में और पूछी जा सकती है, विच इज क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ सीरीज LCR circuit. सीरीज LCR सर्किट में एक टर्म हमने डिफाइन करी जिसको हमने बोला Q फैक्टर, और ये होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, मतलब ओमेगा रेजोनेंस अपॉन डेल्टा ओमेगा। ओमेगा रेजोनेंस आप पहले ही निकाल चुके हैं, 1/√LC होता है फॉर अ सीरीज LCR सर्किट। बैंडविड्थ आपने अभी अभी कैलकुलेट किया R/L, यहाँ पर L से काटेंगे तो एक √L बचेगा जो कि ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 1/R इंटू √L/C। दिस इज Q फैक्टर फॉर अ सीरीज LCR सर्किट। अब देखिए पेपर में तो वैसे क्वालिटी फैक्टर आपको सिर्फ कैलकुलेट करने को पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्या बताता है, तो समझो किसी भी सर्किट के अंदर ये क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा इसका मतलब होगा कि वो सर्किट की क्वालिटी उतनी अच्छी है। क्वालिटी उतनी अच्छी का मतलब कि वो हमारे उतने ज्यादा काम का है, वो हमारे उतने ज्यादा काम का है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए मेरे पास 3 सर्किट है, लेट अस से ये ओमेगा, या IRMS। मैं रेजोनेंस का ग्राफ बना रहा हूं, मेरे पास 3 सर्किट है। पहला जो सर्किट है उसमें IRMS और ओमेगा का ग्राफ ऐसा है, दूसरा जो सर्किट है उसमें IRMS और ओमेगा का ग्राफ ऐसा है, और तीसरा जो सर्किट है लेट अस से उसमें IRMS और ओमेगा का ग्राफ ऐसा है। ठीक है, और मैंने बोला है ये है 3 सर्किट्स विद सेम LC। L और C की वैल्यू तीनों के लिए सेम है, तीनों सर्किट में जो मैंने इंडक्टर और कैपेसिटर लगाया वो सेम है, रेजिस्टर अलग अलग लगाया है। तो कॉमन सेंस की बात है, आपको दिख रहा है, क्योंकि L और C तीनों में सेम है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है 1/√LC, तो LC सेम है, सबकी रेजोनेंस एक ही फ्रीक्वेंसी पे आएगी। इसलिए आप देख सकते हैं कि तीनों सर्किट के लिए, चाहे वो ये वाला सर्किट है, चाहे वो ये वाला सर्किट है, चाहे वो वाला सर्किट है, करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है जो कि रेजोनेंस पर आती है वो तीनों की सेम ही फ्रीक्वेंसी पे आ रही है। पहले बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब बताओ अगर मैं तुमसे कहूं कि इन तीनों सर्किट में से तुम्हें एक सर्किट चुनना है, तुम कौन सा वाला चुनोगे? सबसे ऊपर वाला ग्रीन वाला। क्यों? सर, क्योंकि करंट ज्यादा मिल रही है इसमें। करंट ज्यादा मिल रही है, बिल्कुल सही बात है। तो करंट से समझे तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम ये वाला सर्किट चूज करेंगे क्योंकि इसमें करंट हमें सबसे ज्यादा मिल रही है, मानते हो? यस सर। या फिर अगर मैं रेजिस्टेंस से सोचूं तो तुम बताओ, रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं अगर, क्योंकि L और C तो तीनों में सेम है, रेजिस्टेंस से सोचो तो तुम कौन सा सर्किट चुनना पसंद करोगे, जिसमें रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी कि रेजिस्टेंस सब में कम होगी? सबसे कम। किसमें रेजिस्टेंस सबसे कम है? थोड़ा ध्यान से देखो, अगर तुम ग्रीन वाले को देखो तो ग्रीन वाले की बैंडविड्थ सबसे कम है, व्हाइट वाले की बैंडविड्थ थोड़ी सी ज्यादा होगी, और येलो वाले की बैंडविड्थ सबसे ज्यादा होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। बैंडविड्थ होता कितना है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बैंडविड्थ? R/L। इसको देखो, इसकी बैंडविड्थ सबसे कम है और आपने बोला सर बैंडविड्थ होती है R/L, L तीनों का सेम है, तो अगर इसकी बैंडविड्थ सबसे कम है तो इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस सबसे कम है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते? यस सर। अगर इसमें रेजिस्टेंस सबसे कम है इसका मतलब यही सर्किट चुनने की संभावना हमारी सबसे ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, यानी कि दिस इज द हाईएस्ट सेलेक्टिव सर्किट। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। इसका मतलब इस सर्किट की क्वालिटी सबसे अच्छी है तीनों में से। मानते हो कि नहीं मानते हो?
यस यस सर। आप देखो वही चीज क्वालिटी फैक्टर भी बता देगा, अब तुम रिलेट कर पाओगे। अगर तुम इनका क्वालिटी फैक्टर निकालने जाओगे तो एल और सी तो तीनों के सेम है। आपको दिख रहा है जिस सर्किट का रेजिस्टेंस सबसे कम है उसका क्वालिटी फैक्टर सबसे ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो ये जो हरा वाला सर्किट है इसका रेजिस्टेंस बेचारे का सबसे कम है, इसलिए इसका क्वालिटी फैक्टर सबसे ज्यादा आएगा। यानी कि वो क्वालिटी फैक्टर मुझे ये बताएगा कि इस सर्किट की क्वालिटी सबसे अच्छी है तीनों में से। समझ में आई बात कि नहीं है? यस यस सर। सर। तो ये होता है क्वालिटी फैक्टर, इसे क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। यहां तक की कहानी क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो एसी में मोटा मोटा जो आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड लेवल पे या जेई मेंस लेवल पे या आपके नीट लेवल पे, वो सारी बातें तो हमारी हो गई है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कॉम्प्लेक्स होती हैं, जो एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, सिर्फ उसके बारे में भी हम डिस्कशन थोड़ा सा कर लेंगे। बट थोड़ा सा अपना ध्यान यहां दीजिए। एसी क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम दो चीजों की बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, ध्यान सुनिएगा। पहली चीज, अगर किसी क्वेश्चन में एसी वोल्ट मीटर लगा है या एसी एमीटर लगा हुआ है, प्लीज रिमेंबर ये हमेशा आरएमएस वैल्यूज रीड करते हैं। क्योंकि आप एक बात बताओ, ध्यान सुनना, जो हमारा एक्चुअल एसी वोल्टेज है या एसी करंट है वो तो टाइम के साथ हमेशा चेंज हो रहा है, उसकी वैल्यू तो हमेशा चेंज हो रही है। लेकिन हमारे जो एमीटर और वोल्टमीटर होते हैं ये एक ही वैल्यू रीड करने के लिए बने होते हैं, तो ये पूरी टाइम वेरिंग वैल्यू रीड नहीं करते, ये सिर्फ उसकी क्या रीड करते हैं? आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यूज। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जिसमें आप लोग बहुत बार गलती करते हैं वो ये है कि जैसे मान लीजिए कोई सर्किट है, कोई एक सर्किट है एसी सर्किट, जिसमें ये एसी वोल्टेज सोर्स दे रखा है और ये एसी वोल्टेज सोर्स दे रखा है V बराबर 100 साइन 100 पाई टी प्लस 30 डिग्री। लेट अस से ये आपको दे रखा है, तो इसको देख के बताइए व्हाट इज दिस 100? ये आरएमएस वैल्यू है कि पीक वैल्यू है? पीक वैल्यू। पीक वैल्यू है, परफेक्ट। और ये 100 पाई क्या है? ओमेगा। ओमेगा। लेकिन कई बार ना क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा, बना तो एसी वोल्टेज का साइन होगा, साइन एसी वोल्टेज का होता है क्योंकि डीसी का होता तो ऐसे वाली बैटरी बनाई होती। एसी वोल्टेज का साइन बना होगा, लेकिन इस पे ऐसा लिखा होगा 150 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, ऐसा लिख के आएगा पेपर में। अब इसमें बच्चे करते हैं गलती, क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्योंकि ये देखिए 150 वोल्ट आपको सिंगल वैल्यू दे रखी है, टाइम के साथ चेंज होने वाली वैल्यू नहीं दे रखी। यहां तो दिख रहा है कि टाइम के साथ चेंज कर रही है एसी वोल्टेज, यहां सिर्फ एक सिंगल वैल्यू दे रखी है। ये कौन सी वैल्यू होती है? आरएमएस। ऑलवेज आरएमएस। गुड। ये ऊपर से आपको पकड़ना चाहिए था कि जब भी टाइम वेराइंग वैल्यू नहीं दे रखी है हमेशा ये आरएमएस वैल्यू है। तो अगर पीक वैल्यू निकालनी होगी तो याद है इसे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर। और ये क्या दे रखा है? ओमेगा। यस सर। नो सर, ये फ्रीक्वेंसी है। यूनिट देखो, हर्ट्ज। हर्ट्ज है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है ना बेटा। यस सर। यस सर। ओमेगा कैसे निकालोगे? ओमेगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, तो 100 पाई आएगा ओमेगा। समझे कि नहीं समझे? यस सर। इन दो चीजों का विशेष रूप से क्या रखना होता है? ध्यान। बोलिए, चलेगा? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको तीन चीजें सिखाने के लिए बना रहा हूं। यहां वोल्टेज है V बराबर V0 साइन 100 पाई टी प्लस 30 डिग्री। यहां एक करंट जा रही है I, रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम दे रखी है, यहां एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है VR, यहां एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है VL और यहां एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है VC। और आपको दे रखा है कि रीडिंग्स जो है वो VR की रीडिंग है
VR की रीडिंग है 40 वोल्ट, VL की रीडिंग है 40 वोल्ट, VC की रीडिंग है 10 वोल्ट। इतनी इंफॉर्मेशन से आपको निकाल के दिखाना है फाइंड करंट की पीक वैल्यू, करंट की RMS वैल्यू, XL की वैल्यू, XC की वैल्यू और V0 की वैल्यू। V0 मतलब वोल्टेज की पीक वैल्यू। इतनी 5 चीजें निकालनी है। सीरीज LCR सर्किट का क्वेश्चन है, बहुत साफ साफ दिख रहा है। R हमको दे रखा है, ना हमको L पता है ना हमको C पता है, क्योंकि अगर L हमको दे रखा होता और C हमको दे रखा होता तो ओमेगा तो हमको पता ही है, फिर तो हम ओमेगा L करके XL निकाल लेते, 1/ओमेगा C करके XC निकाल लेते। बोलो समझ आ रही है बात की नहीं? यस अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करोगे। पहली चीज जो यहां से आपको सीखनी है वो ये सीखनी है कि फेजर का जो डायग्राम बनाते हैं हम लोग, उस फेजर में या तो हम पीक वैल्यूज यूज कर सकते हैं वोल्टेज और करंट की, या फिर आरएमएस वैल्यूज यूज कर सकते हैं। इसका फील कैसे लेंगे सर? इसका फील ऐसे लेंगे कि मान लीजिए ये वोल्टेज का फेजर है V0, उसकी पीक वैल्यू, ये करंट का फेजर है I0 और इनके बीच में कुछ फाई का फेज डिफरेंस है। तो बेटा अगर इस वैल्यू को मैं √2 से डिवाइड कर दूं और इसको भी √2 से डिवाइड कर दूं तो क्या ये आरएमएस वैल्यूज नहीं हो जाएंगी? यस सर मतलब बेसिकली क्या है, √2 से डिवाइड करने का मतलब ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ छोटी कर दी है बस, यानी कि फिगर वही रहेगी, फिगर में थोड़ी चेंज आएगा, बस ये लेंथ, ये वेक्टर थोड़ा छोटा हो गया, ये वेक्टर थोड़ा छोटा हो गया। अब आरएमएस वैल्यू होगा। गॉट इट और नॉट? यस सर तो फेजर में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? आरएमएस और पीक वैल्यू। हाँ, इसको बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप कि फेजर जब भी बनाया जाता है, फेजर या तो पीक पे बनाया जाता है या आरएमएस पे बनाया जाता है। वो क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन की नेसेसिटी के हिसाब से हम बनाते हैं। तो बताइए, ये मैं डिस्कस करूं या 2 मिनट आप ट्राई करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को? सर एक बार करते हैं ट्राई। करो, ट्राई करो। और वोल्टमीटर के बारे में अभी क्या बताया था मैंने? वोल्टमीटर क्या रीड करता है? आरएमएस वैल्यू। RMS वैल्यू। ठीक है। चलो एक बार देख लो कैसे करें, एक बार देख लो। इस सर्किट को देखते ही पहली चीज मेरे को क्या चमकेगी? पहले आप सोचो सोचते कैसे हैं। क्या ये सीरीज का सर्किट है? यस सर। तो इन तीनों में क्या ऐसी चीज है जो सेम होगी? करंट। करंट। तो आरएमएस करंट तीनों का सेम होगा, मानते हो? यस सर। पीक करंट भी तीनों का क्या होगा? सेम। सेम होगा। इस वाले वोल्टमीटर को देखो VR, ये क्या रीड करेगा? ये इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी आरएमएस वैल्यू रीड करेगा। यस सर। और वो कितनी दे रखी है? 40। तो क्या तुम मानते हो कि VR विल बी इज इक्वल टू IRMS इंटू R? मानते हो? ये VR क्या है? इस वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, दैट शुड बी इक्वल टू करंट की आरएमएस वैल्यू इनटू R। वोल्टेज उसके अक्रॉस कितना होगा? IR। यस सर। अब बताओ ये कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 40। करंट की आरएमएस वैल्यू हमें पता नहीं, लेकिन रेजिस्टेंस हमें 4 दे रखा है। क्या मेरे पास करंट की आरएमएस वैल्यू 10 एम्पियर आ गई? यस सर। तो देखो ये सॉल्व हो गया। बोलो हाँ या ना? यस। अब अगर मुझे पीक वैल्यू निकालनी है तो क्या पीक वैल्यू 10√2 आ गई? यस सर। ये भी हो गया। और तीसरी बात, जो आरएमएस करंट मैंने रेजिस्टेंस वाले वोल्टमीटर से निकाला है, क्या वही मैं यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह यूज कर सकता हूँ कि नहीं? यस सर। यस, सीरीज में दोनों में सेम है। तो अब इसको देख लो, अगर मैं VL की बात कर लूं, VL की, तो जो वोल्टेज इसके अक्रॉस है आरएमएस, वो आरएमएस करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए जो कि XL होता है। मानते हो? यस यस सर। इसका वोल्टेज कितना दे रखा है? 40। आरएमएस करंट मैंने ऊपर से निकाल लिया है, कितनी है? 10। तो यहां से मुझे XL मिल जाएगा। XL 4 ओम आ गया। आई होप आप समझ गए होगे। इसी प्रकार से हम XC भी निकाल सकते हैं। XC निकाल सकते हैं कि नहीं? यस यस सर। जो VC होगा, क्या वो IRMS इंटू XC होगा? बिल्कुल होगा। VC 10 दे रखा है, IRMS 10 है, ये हो गया XC। XC कितना आ गया? 1 अब एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन में हमसे L और C भी पूछा जा सकता था? XL और XC की जगह L और C भी पूछा जा सकता था? यस सर। बिल्कुल पूछा जा सकता था। अगर मुझे XL पता है तो मुझे ये भी पता है XL ओमेगा L के बराबर होता है। यस सर। ओमेगा मुझे पता है 100 पाई, तो 100 पाई उठा के अगर मैं इसमें डाल दूं तो L नहीं आ जाएगा? यस सर। ऐसी XC को मैं किसके बराबर कर दूंगा? 1/ओमेगा C। तो बताओ यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आई?
यस सर। यस सर। आई नॉट निकाल लिया, IRMS निकाल लिया, एक्सएल निकाल लिया, XC निकाल लिया। अब क्या निकालना बचा है साहब? वी नॉट। वी नॉट कैसे निकलेगा? तो फेजर की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा फेजर बनाएंगे आप? जो आप फेजर बनाएंगे सर्किट का, वो फेजर पीक पे बनाएंगे कि RMS पे बनाएंगे? RMS। RMS पे, क्योंकि सब RMS है। तो देखो ध्यान देखना, बहुत ध्यान से। मेरे ख्याल से जो कॉमन फेजर होगा वो IRMS होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों में सेम है। मानते हो कि नहीं मानते? यस सर। एंड ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो VR है, VL है, VC है, ये इनकी पीक वैल्यूज है कि RMS वैल्यूज है? RMS। तो क्या है फेजर में जो आपकी नॉलेज है वो देख लीजिए। पहला सवाल, क्या आपको ये IRMS पता है? बिल्कुल पता है। कितना है IRMS? 10 एम्पीयर। क्या आप ये मानते हैं कि सर जो VR की RMS वैल्यू है, मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वो करंट के साथ सेम फेज में आएगा? यस। यस सर। कितना दे रखा है ये? 10 की 40? 40। VC करंट से पीछे आएगा, मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी RMS वैल्यू पीछे आएगा। यस। यस सर। और VL ये आगे आएगा। और ये सारी वैल्यूज कौन सी वैल्यूज लिखी हुई हैं? पीक वैल्यूज की RMS वैल्यूज? RMS वैल्यू। RMS वैल्यूज। बताइए दोनों, आप दोनों को क्लियर है ये बात? यस सर। अब आप नेट RMS वोल्टेज निकाल सकते हैं। नेट RMS वोल्टेज कैसे आएगा? इन सारे वेक्टर्स का वोल्टेज का रिजल्टेंट ले लेंगे। तो ये देखो, ये 40 है, ये 30 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या ऊपर की तरफ 30 आएगा? यस सर। तो ये आ गया मेरे पास VL माइनस VC जो कि 30 के बराबर है। क्या ये नेट वोल्टेज है कि अभी इस वेक्टर को इसमें जोड़ना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ना पड़ेगा तो जोड़ देंगे। तो ये आ गया। तो इसको जब मैं जोड़ूंगा तो मुझे VRMS मिलेगा, और ये VRMS क्या होगा? ये नेट वोल्टेज की RMS वैल्यू होगी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस। अगर ये 30 है, ये 40 है, तो क्या नेट वोल्टेज की RMS वैल्यू 50 वोल्ट आ गई? अरे ये 30 है, 40 है, पाइथागोरस से 50 आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। तो वापस आओ सवाल पे। तुम्हें नेट वोल्टेज की कौन सी वैल्यू चाहिए थी? RMS की पीक? पीक वैल्यू। लेकिन अपन ने RMS निकाल ली है कि नहीं निकाल ली है? यस सर। तो ये 50 होगी कि 50√2 हो जाएगी? 50√2। खत्म हो गया क्वेश्चन। नहीं आया समझ में? आ गया सर। बोलो कोई डाउट है इसमें? नो सर। पक्का? यस सर। सर। अरे पक्का? यस सर। अब सुनो ध्यान से। जनरली जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, जितने भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे, वो जनरली सब सीरीज कॉम्बिनेशन पे बेस्ड ही क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, चाहे वो हमारा बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो हमारा जेईई मेंस का एग्जाम हो। पर अगर हमारे पास मान लो एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाता है जिसमें दो लोग सीरीज में हैं, जैसे मान लो R और L सीरीज में है, C पैरेलल में है, या दो पैरेलल में है उसके साथ तीसरा सीरीज में है, इससे कॉम्प्लेक्स तो कुछ नहीं बना सकता, इससे कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं आता। दो पैरेलल में, एक सीरीज में, दो सीरीज में, एक पैरेलल में, इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन अगर हमारे सामने आ जाता है, भाई अगर R और L सीरीज में है हम जानते हैं सॉल्व करना, R और C सीरीज में हम जानते हैं, R से LC तीनों सीरीज में हम वो भी जानते हैं। पर अगर कोई रैंडम कॉम्बिनेशन अगर वो बनाएगा तो उस केस में उसको सॉल्व करने का कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें बेसिक्स पे क्या करना पड़ेगा बेटा? स्टिक करना पड़ेगा। और बेसिक्स क्या है? बेसिक सिर्फ ये है कि फेजर डायग्राम या तो पीक वैल्यू या RMS वैल्यू पे बनाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में, कैपेसिटर में करंट 90 आगे, इंडक्टर में करंट 90 पीछे। इतना समझ में आता है? यस सर। चलो आओ देखो एक रैंडम प्रॉब्लम, देखो कैसे इसको डील करते हैं। लुक हियर केयरफुली। मान लो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ गया, R C 100 volt, this point is A, this point is B, this point is C.
आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है VAB इज इक्वल टू VBC इज इक्वल टू 100 वोल्ट। ये चीज हमको दे रखी है। ऑल्सो यहां पर एक करंट की वैल्यू लिखी हुई है, वो है 5 एम्पियर। हमें क्या क्या निकालना है, एक्सएल निकालना है, एक्सी निकालना है, एवरेज पावर निकालनी है। एक्सएल निकालना है, एक्सी निकालनी है, और क्या निकालना है, एवरेज पावर। अब इस सवाल को अगर मैं ध्यान से देखूं आंखें फाड़ फाड़ के, तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि स्टैंडर्ड तरीके काम नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूले काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सब सीरीज सर्किट के लिए ड्राइव किया हुआ है। यस और नो? यस। तो आपको बेटा अपना जो भी नॉलेज है वो सबको स्टेप बाय स्टेप यूज करना पड़ेगा कि क्या किया जाए। पहला सवाल, ये जो ये दे रखा है 100 वोल्ट, ये कौन सी वैल्यू? RMS। नेक्स्ट, VAB 100 वोल्ट है। VAB मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100 वोल्ट दे रखा है। बेसिकली वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस की RMS वैल्यू दे रखी है। यस सर। इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पैरेलल में दोनों। बोला है ना? यस सर। इसका मतलब इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी RMS वैल्यू पता है मुझे 100 वोल्ट। बोलो यस और नो? यस। अब बताओ VBC मतलब इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस, और इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट दे रखा है। 100 वोल्ट मतलब इंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस की कौन सी वैल्यू? RMS वैल्यू। RMS वैल्यू। ये जो करंट है 5 एम्पियर, ये भी करंट की कौन सी वैल्यू? RMS। ये कौन सा करंट है? इसका करंट, इसका करंट की नेट करंट? नेट करंट। नेट करंट की RMS वैल्यू भी दे रखी है, यानी कि आपको नेट करंट की RMS पता है, नेट वोल्टेज की RMS पता है, और आई होप आपको ये भी दिख रहा होगा। सोच के बताइए मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। ये जो नेट करंट है वही इसमें जाएगा। सही बात है? डिवाइड होगा ना यार? यस सर। अरे ये करंट यहाँ पे डिवाइड होगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, मानते हो? यस। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ ये जो नेट करंट है वही इसमें भी जाएगा? यस सर। या दूसरी भाषा बोलूं तो जो करंट इसमें होगा और जो करंट इसमें होगा, इन दोनों का जो भी एडिशन होगा वही इसमें जाएगा, वही इसका भी नेट करंट होगा। यस? यस सर। बस ऐड अपन ऐसे नहीं कर देंगे कि सीधे उठा के जोड़ देंगे, वेक्टर्स की तरह, फेजर्स की तरह ऐड करेंगे। पहले बताओ क्या इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। ऐसे सवाल को अप्रोच करने का सिंपल सा तरीका होता है कि सबसे पहले कॉम्बिनेशन को सॉल्व करिए, कॉम्बिनेशन से फेजर बनाना शुरू करिए। तो मुझे ये नहीं पता कि ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है, आई डोंट नो। मुझे ये भी नहीं पता कि इन दोनों के बारे में कुछ कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, पर मुझे ये पता है कि ये दोनों डेफिनेटली पैरेलल में। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो मैं इन दोनों से शुरू करूंगा। अब अगर मैं इन दोनों को शुरू करूं तो बताओ इन दोनों में क्या सेम है? वोल्टेज। तो वोल्टेज से फेजर बनाना शुरू करते हैं। और फेजर किस पे बनेंगे, पीक पे कि RMS पे? क्या पता है आपको? RMS। तो ये हो गया VR और यही हो गया VC, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 100 वोल्ट दे रखी है। पहले बताओ इतना चमका कि नहीं चमका? यस सर। बहुत अच्छी बात है। चलिए आपने वोल्टेज बना लिया। अगर मुझे इन दोनों का वोल्टेज मिल गया तो अब इन दोनों के करंट के बारे में सोचता हूं मैं। मान लो इसमें जो करंट है वो IR है, इसमें जो करंट है वो IC है, और मैं RMS वैल्यूज की बात कर रहा हूं। इसमें जो करंट है IR वो उसकी RMS वैल्यू है, इसमें जो करंट है IC उसकी RMS वैल्यू है। तो अगर मैं करंट की बात करूं तो आई होप आपको समझ में आना चाहिए कि सर जो IR होगा, IR वो तो VR के साथ दिखा दीजिए, और जो IC होगा वो वोल्टेज से VC से 90 ऊपर दिखा दीजिए। समझ आया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। आप बताओ मुझे, अगर मैं इसका और इसका रिजल्टेंट ले लूं, इन दोनों करंट का, इन दोनों करंट का रिजल्टेंट ले लूं, तो इन दोनों करंट का रिजल्टेंट मतलब इसका करंट और इसका करंट, मतलब इन दोनों करंट का रिजल्टेंट ले लूं, तो क्या वो इसके करंट के बराबर होगा? यस सर। और क्या Yes, वो sir. नेट करंट के बराबर भी होगा? यस सर। तो अगर मैं इसका और इसका रिजल्टेंट ले लूं, क्योंकि वेक्टर की तरह लेना होता है रिजल्टेंट, तो ये नेट RMS करंट की तरह काम भी करेगा, ये IL की तरह काम भी करेगा। IL मतलब इंडक्टर का RMS करंट, और मजे की बात है ये मुझे 5 एम्पियर पता भी है। बोलो नहीं आई बात समझ में? यस सर। आगे। कोई दिक्कत? नो सर। नाउ ये कौन सा करंट है? इंडक्टर का करंट है। ये नेट करंट भी है क्वेश्चन के हिसाब से। अब बताओ, एक एक करके पकड़ो। कैपेसिटर को देखो, कैपेसिटर को, कैपेसिटर का VC भी दिख रहा है फेजर में, IC भी दिख रहा है, मतलब इसका वोल्टेज और करंट दोनों मिल चुके हैं।
इसको भूल जाओ। आर को देखो, आर का वोल्टेज भी बना लिया है, आर का करंट भी बना लिया है, इसकी भी दोनों चीजें मिल चुकी हैं, इसको ही भूल जाओ। अब इंडक्टर को देखो, इंडक्टर का तुमको करंट मिला है सिर्फ, क्या वीएल मिला है? वीएल नो सर। तो वीएल कैसे फाइंड करेंगे? इंडक्टर में वोल्टेज किसके 90 आगे होता है? करंट के 90 आगे, करंट के 90 पीछे, आगे होता है। बट कौन से करंट के आगे? इंडक्टर के करंट के 90 आगे ना। अगर ये इंडक्टर करंट है तो इससे 90 आगे, बोलो हाँ या ना। यस सर। मतलब जो वीएल बनेगा वो ऐसा बनेगा, इससे 90 आगे, 90 आगे, ये वीएल हो जाएगा। और वीएल भी क्वेश्चन में 100 वोल्ट दे रखा है, क्योंकि वीबीसी भी 100 वोल्ट पता है, जो कि वीएल मतलब इंडक्टर की आरएमएस वैल्यू है वोल्टेज की। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। बताइए, फेजर डायग्राम क्लियर हुआ आपको? यस सर। आप बताइए, ये है वीएल, ये है वीएल, मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक बात बताओ, अगर मैं ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस और बी और सी का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ दूं, तो क्या मुझे नेट पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। इसका मतलब मैं ये वाला वोल्टेज का वेक्टर और ये वाला वोल्टेज का वेक्टर अगर ऐड करूं तो नेट वोल्टेज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस सर। तो जरा ऐड करो वेक्टर, तो आई होप ऐड करना आता होगा। इसको ऐसे ले लो, इसको ऐसे ले लो, क्या ये नेट वोल्टेज आ गया? जल्दी बोलो यस और नो। और ये भी 100 वोल्ट है, क्वेश्चन में देखो, ये रहा नेट वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, ये भी 100 वोल्ट है। आई होप यू गॉट इट, यस और नो? यस सर। अब यहां पर आपकी वेक्टर्स की नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजों को समझने के लिए और चीजों की नॉलेज के लिए। एक बात बताइए, ये वाला वोल्टेज कितने का है? 100 वोल्ट। ये वाला 100। और ये इन दोनों का रिजल्टेंट वो भी कितना? 100। तो अगर दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट उन्हीं वेक्टर्स के बराबर आ रहा है, इसका मतलब उन वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है? 120। 120। पढ़ा है ना इतना? यस। यानी कि ये पूरा एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल 120। और जो रिजल्टेंट होगा बाइसेक्टर पे आएगा बीचों बीच। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। तो अब देखो एंगल मार्क करते हैं स्मार्टली। ये एंगल कितना हो गया जल्दी बताओ? 60। तो ये भी कितना होना चाहिए? 60। बोलो क्लियर हुआ? यस सर। अभी रुक जाना, ध्यान सुनना। ये 60 क्लियर हो गया। अब बताओ, ये पूरा 90 था, ये पूरा 90 था, ये यस सर। 60 है, तो ये वाला कितना हो गया? 30। ये 30 हो गया, तो ये कितना हो गया? 30, क्योंकि ये पूरा 60 है, ये 30 तो ये 30। बोलो यार जल्दी बताओ। यस। अब देखो, ये 30 ये 30, तो ये कितना हो गया? 30। और ये पूरा 60 है, उसमें से ये 30, तो ये भी कितना हो गया? 30। एक बार अच्छे से फिगर देख लो, समझ में आया कि नहीं आया? कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। बोलिए जल्दी बोलिए। क्या ये बात आपको समझ में आई कि अगर ये वेक्टर 100 का है सर और ये वेक्टर भी 100 का है, और अगर इनके बीच का एंगल 120 डिग्री होगा, सिर्फ तभी ऐसा होगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट भी 100 ही आ जाएगा और बाइसेक्टर पे मतलब 60 डिग्री पे आ जाएगा। समझे? यस सर। हाँ भाई, दोनों लोग बताओ मुझे, कोई डाउट है तब तो मैं आगे बढ़ूं। सर वो आईसी और वीआरएमएस के बीच वाला 30 कैसे हुआ? बेटा ये पूरा एंगल कितना है? यस सर, आ गया। 90 है ना यार? यस सर। ये 30 है, ये 30 है, तो ये 30 नहीं होगा? यस सर। और ये पूरा 60 है, तो ये 30 है, तो ये 30 होगा। और बताओ, और पूछ लो, कुछ पूछना है और कुछ? नो नो सर। ठीक है। अब ये हमारा बन गया बढ़िया सा सुंदर सा फेजर डायग्राम। तो देखिए, ये स्टैंडर्ड फेजर डायग्राम जैसा नहीं है। ये फेजर डायग्राम हमने अपने जो बेसिक्स की नॉलेज है उस पर स्टिक करके बनाया है। इससे पहले मैं कैलकुलेशन पार्ट में उतरूं, पहले मुझे बता दीजिए कि आपको फेजर डायग्राम क्लियर हुआ? यस सर। आप देखते हैं क्या निकालना है भाई साहब। एक्सेल निकालना है, एक्सेल। तो चलो एक्सेल तक चलते हैं। तो एक बात बताओ, जो इंडक्टर के वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है, क्या वो इंडक्टर के आरएमएस करंट इनटू इंडक्टर का रेजिस्टेंस होगी कि नहीं होगी? यस सर।
तो देख लेते हैं। इंडक्टर के वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू 100 वोल्ट पता है, इंडक्टर का करंट 5 एम्पियर पता है, एक्सएल नहीं पता है, एक्सएल 20 ओम आ गया है। कोई समस्या? नो सर। नो सर। एक्सी निकालना, तो कैपेसिटर के वोल्टेज की जो आरएमएस वैल्यू है वो कैपेसिटर के करंट की आरएमएस वैल्यू इनटू कैपेसिटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। वीसी पता है क्या आपने को? वीसी 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 100। आईसी, क्या ये आईसी पता है तुम्हें? क्या तुम्हें ये आईसी पता है? नो सर। अब यहीं पे फेजर डायग्राम की इंपॉर्टेंस है। फेजर डायग्राम में हम लोग हर चीज को किसकी तरह ट्रीट करते हैं? स्केलर की तरह कि वेक्टर्स की तरह? वेक्टर की तरह। इसलिए फिगर इंपॉर्टेंट है, एक बार में समझना। मुझे आईसी नहीं पता, मान ली तुम्हारी बात, क्या तुम्हें ये पता आईआरएमएस? यस सर। यस सर। ये कितना है? 5, बोलो हाँ या ना? यस सर। ये एंगल कितना है? ये टोटल एंगल 60। तो बेटा ये इस आईआरएमएस का ये वाला कंपोनेंट नहीं है? यस सर। नहीं आया समझ में? आ गया। दूसरी भाषा में समझा देता हूं, लो इधर देखो। इस वाले ट्राइंगल में अगर तुम cos ऑफ 60 डिग्री लिखोगे तो क्या वो आईसी अपॉन आईआरएमएस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब बताओ। अरे यार ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो इसका cos लिखोगे तो ये रहा बेस आईसी अपॉन हाइपोटेनस आईआरएमएस। यस और नो? यस सर। तो यहां से आईसी कितना आ रहा है? ये आईसी आईआरएमएस इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री आ रहा है। तो इसको मैं यही तो बोला, और क्या बोला मैंने कि आईआरएमएस का ये वाला कंपोनेंट, तो आईआरएमएस का ये वाला कंपोनेंट आईआरएमएस कॉस 60 तो होगा। यस और नो? यस यस सर। सर। ये 5 है और ये 1/2 है, तो ये 5/2 आ गया तुम्हारे पास आईसी। अब अगर तुम्हारे पास आईसी 5/2 आ गया, इसे उठा के यहाँ पर पटक दो, तुम्हारे पास एक्सी भी आ गया है 40 ओम। दिस इज योर आंसर टू द सेकंड पार्ट। बोलिए यस और यस। यस सर। अब सबसे लास्ट और सबसे माइन्यूट चीज वो और देख लीजिए, इसी स्लाइड पे दिखा देता हूं मैं आपको ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए। मुझे निकालनी है एवरेज पावर। क्या फॉर्मूला जानते हैं हम लोग एवरेज पावर का? वीआरएमएस यानी कि नेट वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू इंटू वी आईआरएमएस यानी कि नेट वोल्टेज की आरएमएस, नेट करंट की आरएमएस वैल्यू इंटू कॉस फाई, जहां पे फाई नेट वोल्टेज और नेट करंट के बीच का फेज डिफरेंस है। हाँ या ना? यस सर। तो ध्यान से देख, क्या नेट वीआरएमएस पता है? ढूंढो ढूंढो फेजर में, क्या नेट वीआरएमएस पता है? पता है? यस सर। 100 इंटू, क्या नेट आईआरएमएस पता है? यस सर। कितना? 5। अब फाई क्या होता है? फाई किस किस के बीच का एंगल होता है? VRMS और IRMS। नेट वीआरएमएस और नेट आईआरएमएस का। यस और नो? यस सर। तो फिगर टटोलो, ये रहा नेट वीआरएमएस, ये रहा नेट आईआरएमएस, यानी कि फाई ये वाला एंगल होना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? यस सर। कितना है? 30 डिग्री। तो बस खत्म। cos ऑफ 30 डिग्री, इसको सॉल्व कर लेना बेटा। 250√3 वॉट आपकी एवरेज पावर आ जाएगी। दिस इज द आंसर टू द थर्ड पार्ट। बताइए समझ में आया कि नहीं? यस सर। आया। कोई भी डाउट? नो सर। कर पाएंगे आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कि नहीं? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए कैसे इसको डील करते हैं। मान लीजिए ये आ जाए, इस बार देखो मैंने एल और सी को पैरेलल में कर दिया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। दिस इज 150 वोल्ट्स, दिस इज आर जो कि 6 ओम दे रखा है, दिस इज एक्सएल जो कि 8 ओम दे रखा है, दिस इज एक्सी जो कि 4 ओम दे रखा है, और ये 150 वोल्ट दे रखा है। आपसे पूछा है फाइंड आरएमएस, सॉरी फाइंड आरएमएस करंट थ्रू इंडक्टर। मतलब इंडक्टर का आरएमएस करंट निकालना है। इस इंडक्टर का आरएमएस करंट, इंडक्टर का आरएमएस करंट मतलब आईएल निकालना है, आरएमएस करंट निकालना है। तो पहली बात तो इतनी क्लियर है,
आरएमएस करंट निकालना है, ये जो नेट वोल्टेज है इसकी भी आरएमएस वैल्यू दे रखी है, तो फेजर डायग्राम पीक पे बनेगा कि आरएमएस पे बनेगा? RMS ट्राई करो एक बार फेजर बनाने की, कैसा बनेगा फेजर, कोशिश करो, 2-4 मिनट का टाइम लो, कोशिश करो, देखो बना पाते हो कि नहीं। मैंने क्या बताया था, कहां से शुरू करोगे? कॉम्बिनेशन से शुरू करना। हाँ भाई, कहां से शुरू करा जाए? कॉमन सेंस से शुरू करते हैं, इस कॉम्बिनेशन से शुरू करें, बोलो हाँ या ना? yes क्या सेम है इन दोनों में? voltage हमें पता है क्या उसकी वैल्यू? no sir कोई बात नहीं, नहीं पता कोई बात नहीं, हम ड्रॉ तो कर ही सकते हैं, ड्रॉ करने पैसे थोड़ी लग रहा है। हमने कह दिया यही वेक्टर भैया VL बताएगा और यही वेक्टर हमारा VC बताएगा, बोलो कोई दिक्कत है? no sir यही वेक्टर VL है और यही वेक्टर VC है। अब ये कितना है हमको नहीं मालूम, कोई बात नहीं, अभी कॉम्बिनेशन खत्म नहीं हुआ, अभी आपने इनके वोल्टेज बनाए, अगला स्टेप इनके करंट बनाओ। तो इंडक्टर की जो करंट होगी, इंडक्टर की जो करंट होगी वो वोल्टेज से 90 पीछे होगी, और कैपेसिटर की जो करंट होगी वो वोल्टेज से 90 आगे होगी, बोलो हाँ या ना? yes sir इतना बन गया साहब, यहां तक क्लियर है। अब इन दोनों का अगर मैं करंट का नेट निकालूं, जो आपने पिछली बार से सीखा, इन दोनों के करंट का जो रिजल्टेंट होगा क्या वही करंट इसकी भी होगी? yes yes तो अब सवाल यहां फंस जाते हैं बच्चे कि सर इन दोनों का जो करंट है उसका नेट निकालें कैसे? हमें तो पता नहीं कि आईसी बड़ा है कि आईएल बड़ा है, तो थोड़ा आप दिमाग लगाइए। क्या आईसी वीसी अपॉन एक्सी होगा? yes sir क्या आईएल वीएल अपॉन एक्सएल होगा आरएमएस वैल्यू? बोलो यस और नो। yes sir लेकिन मजे की बात यह है कि वीसी और वीएल ये दोनों तो बराबर है, बोलो हाँ या ना? yes sir तो अपन डिसाइड किससे कर सकते हैं? resistance एक्सी या एक्सएल से। तो इसे लिख दो वीसी अपॉन एक्सी, कितना है? एक्सी है 4, और इसे तुम लिख दो वीएल, चाहे वीएल लिखो चाहे वीसी लिखो दोनों बराबर ही है, वीएल अपॉन 8। तो यहाँ न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू छोटी है, ये बड़ी है, यानी कि नेट करंट ऊपर की तरफ आ रहा होगा, और ये होगा नेट करंट आईसी माइनस आईएल। आईसी माइनस आईएल मतलब वीसी अपॉन 4 माइनस का वीएल अपॉन 8। इसमें दोनों को वीसी या दोनों को वीएल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? yes sir तो ये हो जाएगा VL upon 8. This is the net current. Now tell me, do you agree? yes sir Also, do you agree to the fact कि सर ये जो आपने IC minus IL निकाला है यही IRB है? yes sir इन दोनों का जो नेट करंट है वही इसका भी करंट है, बोलो हाँ या ना? yes yes sir तो IRB यही हो गया था। इतना चमका कि नहीं चमका? yes sir आप देखो, क्या हम XL को पकड़ते हैं पहले, L का वोल्टेज मिल गया, L का करंट मिल गया, कैपेसिटर का वोल्टेज है, कैपेसिटर का करंट दिख रहा है फेजर डायग्राम, रेजिस्टेंस का सिर्फ करंट है भैया, रेजिस्टेंस का वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज कैसे ढूंढेंगे? रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होता है वो तो रेजिस्टेंस के करंट के साथ सेम फेज में होता है, तो अगर यही आई आर है तो जो वी आर होगा वो इसी के साथ सेम फेज में होना चाहिए, बोलो हाँ या ना? अरे यस और नो? yes sir अब बताओ, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर उन दोनों को जोड़ दो तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? yes sir तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इनको जोड़ने का मतलब इन दोनों वेक्टर को अगर मैं जोड़ दूं तो ये मुझे नेट वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू देना चाहिए, जो कि मजे की बात यह है क्वेश्चन में 150 वोल्ट मुझे दे रखा है। क्या आपको पूरा फेजर डायग्राम क्लियर हुआ? yes yes sir सब कुछ हमने शो कर दिया इसमें, अब यहां से आ जाएगा जो आना होगा। बोलो फेजर डायग्राम क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? yes sir तो अब देखो फेजर डायग्राम से मैं क्या लिख रहा हूं, इसी स्लाइड पे सॉल्व कर दूंगा तो ज्यादा आसान लगेगा तुम्हें। उधर देखो, क्या तुम मेरी इस बात से एग्री कर रहे हो कि वी आर एम एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर? दिस होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, बोलो यस और नो? yes sir वी आर एम एस का होल स्क्वायर यानी कि 150 इंटू 150। क्या आप मेरी ये बात मानते हैं कि वी आर को लिखा जा सकता है आई आर इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस वी एल को लिखा जा सकता है आई एल इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर?
यस और यस। यस सर। और हमें निकालना क्या है, आरएमएस करंट थ्रू इंडक्टर, मतलब आईएल निकालना है, इसको याद रखना, आईएल चाहिए। बोलो हाँ या ना। यस यस ध्यान से देखते जाना। 150 इंटू 150 इज इक्वल टू आई आर का होल स्क्वायर इंटू 36। आर की वैल्यू 6 दे रखी है, 6 का स्क्वायर 36, प्लस आई एल का होल स्क्वायर, एक्सएल 8 दे रखा है, उसका स्क्वायर हो गया 64। बताओ यहां तक बात समझ में आती। यस सर। नाउ आईएल तो मुझे चाहिए, तो आईएल तो मुझे निकालना है, इससे तो दिक्कत नहीं है। सवाल ये है आईआर अगर किसी तरह से पता चल जाए ना तो काम बन जाएगा मेरा। उसके लिए मैं फेजर डायग्राम को एक बार दोबारा देखता हूं, आंखें फाड़ फाड़ के, तो मुझे कुछ दिखेगा। एक बार बताओ, आईएल कितना लिखा हुआ है VL/8 और आईआर क्या लिखा हुआ है, VL/8। VC/8 या VL/8, एक ही बात तो है। यस सर। VL VC बराबर है, हाँ या ना। यस सर। तो IR भी VL/8 है, IL भी VL/8 है। इसका मतलब क्या, IR और IL दोनों क्या है, इक्वल। इक्वल है। खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो 150 इंटू 150, अब यहाँ पे आप IR को रिप्लेस करके IL लिख सकते हैं, क्योंकि IR और IL दोनों बराबर दिख रहे हैं। तो अब तो क्या है, अब तो सर 150 इंटू 150 इज इक्वल टू IL का स्क्वायर, 36 प्लस 64 हो जाएगा 100, 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा। IL का स्क्वायर आ गया 15 इंटू 15, IL की वैल्यू आ गई 15 एम्पियर। दिस इज माय आंसर। बोलिए समझ आया कि नहीं आया, यस सर। कोई डाउट है। सर IR की वैल्यू IC माइनस IL के इक्वल है, पर जरूरी थोड़ी है कि वो एक ही डायरेक्शन में हो। क्यों बेटा, जो भी इन दोनों का नेट करंट होगा वही तो इसमें पास होगा। पर सर डायरेक्शन सेम होगी दोनों की। अरे क्यों, पहले बताओ, इन दोनों का नेट करंट जब मैंने निकाला है वेक्टर फॉर्म में, तो ये वाला करंट बड़ा था, तो नेट करंट इधर ही आएगा। यस सर। नेट करंट मतलब क्या, कि जो करंट इसमें और जो करंट इसमें, उसका रिजल्टेंट। यस सर। अब सोचो ना बेटा, जो करंट यहां से आ रहा होगा वही तो इन दोनों में बटा होगा। यस सर। तो इन दोनों का जो एडिशन है वही तो इसके बराबर है। यस। और बताओ, और कोई डाउट। नो सर। अब मैं आपसे दो चीजें पूछता हूं। इस क्वेश्चन में आपसे आईएल पूछा गया, तो आईएल हमने निकाल लिया। आईएल की जगह अगर हम आईसी पूछते तो आईसी बता लेते, आईसी बता लेते, आईसी क्यों नहीं बता पाते। क्या देखो, आईसी कितना है, क्या आईसी VC/4 है, यस यस सर। सर। क्या IL VL/8 है, यस सर। यस क्या VL VC बराबर है। यस सर। तो बेटा इस वाली वैल्यू को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यस। तो आईसी इसका डबल है, 30 एम्पियर। या आईसी आ गया कैपेसिटर के करंट की आरएमएस वैल्यू। और अगर आईआर पूछ ले, आईआर तो अभी बताया था यार, आईआर और आईएल तो दोनों बराबर ही हैं, तो ये भी 15 एम्पियर आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। क्लियर है आप। यस सर। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। यस सर। तो जो भी आज पढ़ाया है एसी के बारे में समझ में आ गया आपको। यस सर। एसी Yes, sir. आपका हो गया खत्म।